हाँ फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का मिशन कोचिंग सेंटर में। इस वीडियो में बात करें पॉलिटी का लास्ट चैप्टर है विविध, और यहाँ पर मिसलेनियस वाला पढ़ेंगे। एक अध्याय नंबर 21 है, 20 तक पूरा कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट पे जाकर के आप देख सकते हो। पहला सवाल शुरू होता है प्रत्यायोजन। प्रत्यायोजन का मतलब होता है डेलीगेशन। ठीक है, डेलीगेशन थोड़ा इंग्लिश में भी इसमें यूज करेंगे ताकि शुद्ध हिंदी जो लिखा है वो आपको समझ में भी आना चाहिए। तो कह रहा है यह जिम्मेदारी का परित्याग है। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि इसका अर्थ एक निरंतर प्राधिकारी द्वारा एक उच्चतर प्राधिकारी को निर्दिष्ट अधिकार दिया जाना है, या पर्यवेक्षण और पुनरीक्षण के अधीन आता है। और चौथा पॉइंट है यह संगठन में प्राधिकार बांटने का तरीका होता है। ये सही है और ये सही है, 3 और 4 सही है। चलिए देख लेते हैं। प्रत्यायोजन का शाब्दिक अर्थ होता है प्रदत्तीकरण, और यह वस्तुतः सत्ता में भागीदारी की प्रक्रिया है। संगठन के संदर्भ में प्रत्यायोजन से आशय उच्च अधिकारी द्वारा अधीनस्थ को निर्दिष्ट अधिकार दिया जाना या अपनी सत्ता का एक भाग प्रदान करना है। इस प्रकार यह संगठन में प्राधिकार बांटने का अधिकार है जो पर्यवेक्षण और पुनरीक्षण के अधीन आता है। अगला सवाल, कौन सा एक सही है? लोकतंत्र में प्रेस को अनिवार्यता स्वतंत्र और निष्पक्ष होना चाहिए, तभी तो भाई साहब पता चलेगा कहाँ क्या हो रहा है। तो कैसा होना चाहिए? स्वतंत्र और निष्पक्ष होना चाहिए। प्रेस जो आप समझ रहे हो, ठीक है। लोकतंत्र में प्रेस की अनिवार्यता स्वतंत्र और निष्पक्ष होना चाहिए। बोलने और प्रेस की आज़ादी किसी भी लोकतांत्रिक संगठन की आधारभूत जरूरत है, क्योंकि मुक्त विमर्श और जनता को शिक्षित किए बिना किसी लोकतांत्रिक सरकार को आदर्श रूप में साकार नहीं किया जा सकता है। अगला सवाल, निगम कर किसके द्वारा अधिरोपित किया जाता है? तो केंद्र सरकार के द्वारा अधिरोपित किया जाता है। ये कंपनियों पर लगता है। संविधान के 7वें अनुसूची में उल्लिखित संघीय करों में आयकर, निगम कर, सेवा कर, सीमा शुल्क शामिल है। इन करों में केंद्र सरकार द्वारा इन करों को केंद्र सरकार के द्वारा अधिरोपित किया जाता है। अतः दिए गए करों में निगम कर केंद्र सरकार द्वारा अधिरोपित होता है। निगम कर प्रत्यक्ष कर का ही एक भाग है जो कंपनियों के लाभांश पर लगाया जाता है। राजनीति सैद्धांतिक पॉलिटिकल थ्योरी क्या होती है? तो ये आपको बताना है यहाँ पर। तो कह रहा है कि संविधानों को आकार देने वाले सिद्धांतों एवं विचारों से संबंधित है। ये तो सही है। स्वतंत्रता, समानता और न्याय के अर्थों को स्पष्ट करती है। सही है। विधि के शासन, शक्ति, पार्थक्य तथा न्याय पुनरावलोकन के सिद्धांतों की अर्थवत्ता का परीक्षण करती है। तो ये भी सही है। तीनों आपके पॉइंट सही हो जाते हैं। राजनैतिक सैद्धांतिक की संविधान को आकार देने वाले सिद्धांतों एवं विचारों से संबंधित है। आगे बात करते हैं। यहाँ पर संबंधित हो जाता है। बाकी बात करते हैं। यह स्वतंत्रता, समानता तथा न्याय के अर्थ को स्पष्ट करती है। इसके द्वारा विधि के शासन, शक्ति, पार्थक्य तथा न्यायिक पुनर्विलोकन के सिद्धांतों का परीक्षण करता है। लोकतंत्र के बारे में कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कहता है कि इसमें लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन होता है। हाँ, सही है। इस लोकतंत्र में वर्तमान में सत्तासीन लोगों के हारने की संभावना काफी होती है। अच्छा, प्रत्येक मत का मूल्य एक ही होता है। हाँ ठीक है, बात तो सही है। तो आपके 1, 2, 3 तीनों पॉइंट सही हो जाते हैं। ठीक है। लोकतंत्र में निर्वाचित सरकार का गठन लोगों द्वारा होता है। प्रत्येक मत का एक मूल्य होता है, एक मूल्य जो समान ही होता है। लोकतंत्र में वर्तमान में सत्तासीन लोगों के हारने की संभावना काफी होती है। हालांकि यह सिद्धांत नहीं है, बल्कि समानता देखने को ऐसा व्यवहार में प्रदर्शित होता है। उल्लेखनीय, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? भारत देश हो जाता है। सरकार के विभिन्न स्तरों के माध्यम से राजनीतिक शक्ति सहभाजन किसी लोकतंत्र में वांछनीय क्यों है? ठीक है, वांछनीय क्यों होते हैं? तो देखो, यह कह रहा है कि लोकतांत्रिक सरकार के विभिन्न स्तरों के माध्यम से राजनीतिक शक्ति सहभाजन किसी लोकतंत्र में वांछनीय क्यों है? तो यह विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच संघर्ष की संभाव्यता को कम करने में सहायक है। तो ये तो सही है। या मनमाने निर्णय की संभाव्यता को घटाता है। हाँ, घटाता है। या सरकार के विभिन्न स्तरों पर जन सहभागिता को प्रेरित करता है। ये भी सही है। तीनों पॉइंट आपके सही हो जाते हैं। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है
अगला सवाल आपसे क्या पूछा जा रहा है भाई साहब? अगला सवाल पूछा जा रहा है कि हाँ, कह रहा है कि एक लोकतंत्र राजनीतिक व्यवस्था में शक्ति विभाजन के पक्ष में विभिन्न तर्क दिए गए हैं, कौन सा तर्क सही नहीं है? तो यह विभिन्न समुदायों के बीच संघर्ष को कम करता है। हाँ, करता है भाई। शक्ति विभाजन करे किया जा रहा है तो उस संघर्ष को कम करेगा। बहुसंख्यक समुदाय अपनी इच्छा दूसरों पर नहीं थोपता है, ये भी सही है। फिर कह रहा है चूंकि सरकार की नीतियों से सभी प्रभावित होते हैं, अतः देश के शासन में उनकी उनकी सलाह ली जानी चाहिए। हाँ, ये बिल्कुल लेनी चाहिए, ठीक है, तो ये भी सही है। डी वाला पॉइंट क्या कहता है? डी वाला पॉइंट कहता है यह निर्णय निर्माण प्रक्रिया में तेजी लाता है और देश की एकता की संभावना को उत- उन्नत करता है। ये गलत हो जाता है, ठीक है, यही गलत इसमें लिखा था, गलत पूछा था। लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यह है कि वह क्रियाशील बनाता है, साधारण पुरुषों महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को बनाता है। साधारण पुरुषों एवं महिलाओं की बुद्धि चरित्र को बनाता है, ठीक है, उत्कृष्ट बनाता है। लोकतंत्र का विशिष्ट गुण यह है कि यह क्रियाशील बनाता है, साधारण पुरुषों एवं महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को। उल्लेखनीय है कि लोकतंत्र केवल एक विशिष्ट प्रकार की शासन प्रणाली ही नहीं है। अच्छा, अपितु एक विशेष प्रकार के राजनैतिक संगठन, सामाजिक संगठन, आर्थिक व्यवस्था का एक नैतिक मानसिक भावना का नाम भी है। लोकतंत्र जीवन का समग्र दर्शन है जिसकी व्यापक परिधि में मानव के सभी पहलू समाहित होते हैं। अगला, द्वितीय प्रशासनिक सुधार 2005 किससे संबंधित है? तो प्रशासनिक सुधार जो आपका द्वितीय वाला है, ये उत्तम शासन के लिए सांस्थानिक व्यवस्था में सुधार से संबंधित है। ए वाला उत्तर आपका सही बैठेगा। ओके। प्रशासनिक सुधार आयोग भारतीय लोक प्रशासन को अधिक कारगर कारगर बनाने बनाने हेतु भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया गया प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन 1966 में किया गया था। इसके अध्यक्ष मोरारजी देसाई थे। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन 2005 में किया गया था। इसके अध्यक्ष वीरप्पा मोइली थे। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग उत्तम शासन के लिए सांस्थानिक व्यवस्था में सुधार के लिए बनाया गया था। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है अपराधों के लिए विचारण किए जा रहे व्यक्तियों की सुरक्षा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, कौन सा कथन सही नहीं है? अपराध स्वीकरण को अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य के रूप में कभी भी प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, ये सही है, ठीक है। अभियुक्त ने किसी मौजूदा कानून का उल्लंघन किया हो, हाँ, तो ये तो सही है पॉइंट, ठीक है। उसी अपराध के लिए फिर से अभियुक्त का विचारण नहीं किया जा सकता, सजा नहीं दी जा सकती, ये भी सही है। फिर कह रहा है कि सजा की मात्रा कानून में अवश्य दी गई हो या अपराध होने के दिनांक पर कानून में विद्यमान हो। क्या रहा है? सजा की मात्रा कानून में अवश्य दी गई हो और यह अपराध होने के दिनांक पर कानून में विद्यमान हो, यही तो पॉइंट आपका गलत हो जाता है। चलो देख लेते हैं। संविधान के आर्टिकल 20 के अंतर्गत किसी भी अभियुक्त, चाहे वह नागरिक हो या विदेशी या कंपनी या परिषद या कानूनी व्यक्ति हो, उसके विरुद्ध मनमाने या अतिरिक्त दंड से संरक्षण प्रदान किया गया है। इसके लिए संबंध में 3 व्यवस्थाएं: कोई पूर्वपद प्रभाव कानून नहीं, दूसरा दोहरी क्षति नहीं, तीसरा है स्व अभिशंसन नहीं। इस अनुच्छेद के अनुसार किसी व्यक्ति को अपराधी ठहराया जा सकता है जो मौजूदा कानून का उल्लंघन किया हो। अच्छा, अपराध स्वीकरण को अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य के रूप में कभी भी प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जा सकता। मौजूदा कानून में अपराध के बारे में उल्लेख होना, ना कि सजा की मात्रा का उल्लेख। अच्छा, अगला सवाल है, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 के विषय में सत्य नहीं है। ठीक है, सत्य नहीं है, ठीक है। कौन सा मतलब घरेलू जो आपका महिला संरक्षण अधिनियम है, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 है, ये इसमें से कौन सा आपका निगेटिव है, ये पूछा जा रहा है। देख लेते हैं। कह रहा है यह अधिनियम घरेलू हिंसा का शिकार हुई महिला को सुरक्षा प्रदान करने के लिए वैधानिक उपायों का प्रबंध करता है, सही है। इस कानून के अंतर्गत केवल महिलाएं ही कोई शिकायत दर्ज कर सकती हैं, ये गलत है, ठीक है, यही गलत हो जाता है। केवल पति अथवा असंग रह रहे पुरुष साथी जिसके साथ महिला के पारिवारिक संबंध रहे हों के विरुद्ध ही राहत मांगी जा सकती है, तो ये आपका सही माना जाता है।
और फिर कह रहा है कि यह अधिनियम केवल पत्नियों को ही नहीं अंतर्विष्ट करता है, बल्कि विवाह जैसे संबंधों में रहने वाली महिलाएं भी इनके अंतर्गत अंतर्गत आती हैं। घरेलू महिला हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 के द्वारा घरेलू हिंसा की शिकार हुई महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए वैधानिक उपायों का प्रबंध करता है। इस अधिनियम के तहत उत्पीड़ित व्यक्ति अथवा उसके किसी प्रतिनिधि द्वारा शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक को आप स्वतंत्रता की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या के रूप में स्वीकार करेंगे? तो यहाँ पर अगर बात की जाती है स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का अवसर अगर दिया जाता है, तो उसे आप मानते हो कि स्वतंत्रता के साथ संबंधित हो जाता है। ये कह रहा है कि राज्य राज्य व्यवस्था के संदर्भ में किस एक को आप स्वतंत्रता की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या के रूप में स्वीकार करेंगे, जहाँ पर आप क्या है अपना सर्वाधिक विकास कर सकते हैं, स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का अवसर जहाँ पर मिले उसे मान सकते हैं। निम्नलिखित में से किन्होंने मांग राज्य व्यवस्था, डिमांड पॉलिटी और निर्देशित राज्य व्यवस्था, कमांड पॉलिटी का शब्द निर्माण किया है? किसने किया है? तो लॉयड आई रुडोल्फ एवं सुजान एच रुडोल्फ। तो एच रुडोल्फ हैं, ठीक है, एच रुडोल्फ हैं और आपके आई रुडोल्फ हैं, ऐसे याद कर सकते हो। उन्होंने दिया क्या दिया? इन्होंने दिया है डिमांड पॉलिटी और कमांड पॉलिटी शब्द का प्रयोग किया है। डिमांड पॉलिटी और कमांड पॉलिटी। शक्ति पार्थक्य का सिद्धांत किसके बीच में शक्तियों का विभाजन करता है? तो किसके बीच में शक्तियों का विभाजन करेगा भाई साहब? सरकार की विभिन्न शाखाएं जो होंगी उनमें विभाजन करता है। ओके। अगला सवाल, मालिमत समिति ने किसके सुधार के लिए तरीकों पर विचार किया था? तो भारत में दंडिक न्याय प्रणाली के जो सुधार पर ये क्या किया था? ये आपका मालिमत समिति से संबंधित थी। इसने 158 सुझाव अपनी रिपोर्ट में दिए थे। ऐसा सवाल आपका नहीं पूछा जाएगा। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के बारे में आपका विचार क्या है? यह प्रधानमंत्री की सलाहकारी निकाय है जिसका गठन भारत के संविधान के उपबंधों के अनुसार हुआ है। इस आयोग के जो आपके अध्यक्ष श्री सैम पित्रोदा हैं और यहाँ से आपसे पूछा गया कौन सा सही है, तो दूसरा वाला सही है। भारतीय ज्ञान आयोग का गठन 13 जून 2005 को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में किया गया है, जिसके अध्यक्ष प्रश्नकाल में सही सैम पित्रोदा हैं। यह संवैधानिक निकाय नहीं है, ठीक है, ओके। इच्छा मृत्यु के बारे में कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है यह जीवन को उस प्रकार से समाप्त करने की प्रक्रिया को निर्दिष्ट करता है जिससे पीड़ा या कष्ट से मुक्ति मिलती है। अच्छा, कह रहा है यह जीवन को उस प्रकार से समाप्त करने की प्रक्रिया को निर्दिष्ट करता है जिससे पीड़ा अथवा कष्ट से मुक्ति मिलती है। तो फिर एक मिनट, फिर आगे बात करते हैं। तो पहला तो सही है, ठीक है। फिर अरोड़ा शानबाग से जुड़े वाद में भारत के उच्चतम न्यायालय ने सुझाव दिया कि केवल उच्चतम न्यायालय के अनुश्रवण के अधीन क्रियाविधि के माध्यम से निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को वैध किया जाए। अच्छा, तीसरा पॉइंट कह रहा है कि सक्रिय ऐच्छिक इच्छा मृत्यु बेल्जियम, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड में वैध है। तो ये आपका तीसरा पॉइंट सही है, 1 और 3 सही है, ठीक है। इच्छा मृत्यु जिसे आपका यूथनेशिया जीवन को उस प्रकार से समाप्त करने की प्रक्रिया को निर्दिष्ट करता है जिससे पीड़ा और कष्ट से मुक्ति मिलती है। विदित है कि सक्रिय ऐच्छिक जो आपका इच्छा मृत्यु बेल्जियम, लग्जमबर्ग और नीदरलैंड में वैध है। कामराज योजना वह योजना थी जो 1963 में निरूपित की गई थी। कामराज योजना भैया किससे संबंधित थी? तो ये थी आपका मद्रास के तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा, जिसके द्वारा वरिष्ठ मंत्रीगण को सरकार छोड़कर दल के कायाकल्प के लिए कार्य के लिए कहा गया। तो ये आपका उस समय का करंट हुआ करता था, तब पूछा गया होगा। आधुनिक भारत के इतिहास में संदर्भ में शाही थैली क्या थी? तो शाही थैली क्या थी? तो भारत के पूर्व देशी राजाओं की भारत सरकार द्वारा किया गया अनुदान। ओ भैया, ठीक है। तो ये भारत के पूर्व देशी राजाओं को भारत सरकार द्वारा दिया गया अनुदान जो था आपका देशी थैली, शाही थैली कहलाता था। शाही थैली या प्रीवी पर्स या निजी कोष भारत के उन पूर्व राज्यों को, राजवंशों को, राजाओं को भारत सरकार द्वारा दिया जाता था जिन्होंने नव स्वतंत्र भारत में अपनी रियासतों को संधि द्वारा भारतीय संधि में पूर्णतः शामिल कर दिया था। ओ भैया, तब दिया था। संधि की शर्तों के अनुसार तत्कालीन शासकों और उनके उनके उत्तराधिकारियों के आजीवन जीवन यापन हेतु भारत सरकार द्वारा अनुदान दिए जाने का प्रावधान था।
किंतु इंदिरा गांधी के शासनकाल में 26वें संविधान संशोधन 1971 द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया। ओहो भैया। निक्षेप निधि सिकिंग फंड के बारे में कथनों पर विचार कीजिए। तो सिकिंग फंड क्या है? तो कह रहा है यह लोक ऋण के प्रति संदाय की एक विधि है। अच्छा, रीपेमेंट ऑफ पब्लिक डेब्ट। और फिर दूसरा कहता है यह सरकार द्वारा प्रतिवर्ष बजटीय राजस्व से सृजित किया जाता है। दोनों पॉइंट आपके सही होते हैं। सिकिंग फंड जो होता है, सिकिंग निधि, सरकार ऋण वापसी के लिए पृथक से एक शोधन निधि या निक्षेप निधि बना देती है। ये इस कोष में वह प्रतिवर्ष बजटीय राजस्व द्वारा राशि जमा करती रहती है। इस कोष से ऋणों का भुगतान होता है और यह को लोक ऋण के प्रति संदाय की विधि है। यह व्यवस्थित लेकिन धीमी प्रक्रिया है। फिर सरकार वित्तीय संकटावस्था में इसमें राशि डालने के बजाय निकाल भी सकती है। ओ भैया। अगला, विधि और स्वाधीनता के बीच में सबसे उपयुक्त संबंधों को कौन सा प्रतिबंधित करता है? यदि विधियां अधिक होती हैं तो स्वाधीनता कम होती है। यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है। और क्या बता रहा है भाई साहब? और क्या बता रहा है? यदि स्वाधीनता है तो विधि निर्माण जनता को करना होगा। यदि विधि परिवर्तन बार बार होता है तो स्वाधीनता के लिए खतरा है। तो दूसरा वाला सबसे सटीक कहता है यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है। ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं। किसी भी लोकतंत्र में क्षमता यानी विधि के समक्ष समता और स्वतंत्रता सबसे महत्वपूर्ण अधिकार होते हैं। ये तो सबको पता है। इनमें से एक के बिना दूसरे की कल्पना नहीं की जा सकती। मतलब क्या है? विधि के समक्ष समता और स्वतंत्रता दोनों के बिना, किसी एक के बिना दूसरे की कल्पना नहीं की जा सकती है। विधि की अनुपस्थिति में स्वतंत्रता का कोई मूल्य नहीं है। स्वतंत्रता का अर्थ है चिंतन, अभिव्यक्ति और कार्य करने की स्वतंत्रता। लेकिन स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं है कि हम जैसा चाहें वैसा करने लगें। हाँ बिल्कुल, यदि ऐसा करने की इजाज़त दे दी जाए तो बहुत सारे लोग अपनी स्वतंत्रता का आनंद उठाने से वंचित हो जाएंगे और अतः स्वतंत्रता का उपभोग करने के लिए विधि का होना आवश्यक होता है। भारत में विकलांग व्यक्तियों की संख्या लाखों में है। वैधानिक स्तर पर उन्हें कौन से लाभ उपलब्ध हैं? तो यहाँ पर मान सकते हैं सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों में 18 वर्ष की आयु तक निःशुल्क शिक्षा। दूसरा कह रहा है व्यवसाय स्थापित करने के लिए वरीयता से भूमि का आवंटन। सार्वजनिक भवनों में ढाल का उपबंध होना। तो आपका 1, 2, 3 तीनों इसमें आपको प्रावधान दिए गए हैं जो विकलांग हैं उनके लिए। जैसे क्या? सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों में 18 वर्ष तक की आयु जो निःशुल्क शिक्षा, व्यवसाय स्थापित करने के लिए वरीयता से भूमि का आवंटन ये भी दिया जाता है। और आपका कह रहा है कि सार्वजनिक भवनों में ढाल का उपलब्ध होना। ठीक है, पब्लिक बिल्डिंग रैम्स। ठीक है, तो ये भी आपका विकलांग व्यक्ति समान अवसर अधिकारों की रक्षा और पूर्ण सहभागिता अधिनियम 1995 नामक कानून फरवरी 1996 में लागू किया गया। इस कानून के तहत केंद्र एवं राज्य स्तर पर विकलांगों के पुनर्वास को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रमों जैसे शिक्षा, रोजगार, व्यावसायिक प्रशिक्षण, अनुकूल परिवेश का निर्माण और विकलांगों के लिए पुनर्वास सेवाओं का प्रावधान, संस्थागत सेवाएं और सहायक सामाजिक सुरक्षा उपाय जैसे केंद्र एवं राज्य दोनों स्तरों पर बेरोजगारी भत्ता, ओपीएस तथा शिकायत निवारण तंत्र आदि बातों पर ध्यान दिया गया है। इसी के अंतर्गत विकलांग बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान तथा व्यवसाय स्थापित करने के लिए वरीयता से भूमि का आवंटन तथा सार्वजनिक भवनों में ढाल की उपलब्धता का भी प्रावधान किया गया है। ओके, अगला सवाल क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय देश भर में लागू की गई योजना राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना का प्रचालन करता है। ठीक है, दूसरा क्या कहता है? हाँ, एक मिनट। दूसरा कहता है गुरुपद स्वामी समिति बाल श्रम विषयों से संबंधित है। दूसरा पॉइंट सही है आपका। ठीक है, दूसरा सही, पहला वाला गलत। संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव कौन थे? तो प्रथम महासचिव आपके ट्रिगवेली जी हो जाते हैं। ओके, वैली जी हो जाते हैं, ट्रिगवेली। संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव नॉर्वे के थे। ठीक है, कहाँ से थे? नॉर्वे के ट्रिगवेली थे। तथा वर्तमान में पुर्तगाल के प्रधानमंत्री एंटोनियो गुटेरेस संयुक्त राष्ट्र
संघ के महासचिव 2017 से अभी तक हैं। ठीक है, वर्तमान में निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है? ठीक है, नहीं है तो देखो महासभा तो है, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद है, ट्रस्टीशिप काउंसिल है, आपका यूनेस्को नहीं है। ठीक है, यूनेस्को यार इसमें कहाँ आ जाएगा? 6 इसमें पार्ट रहते हैं, कौन कौन से? यूएनओ में आपके 6 पार्ट होते हैं, महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, न्यास परिषद तथा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। 6 हो गए, कितने? 6 अंग हो गए। 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना होती है। इसलिए आपका क्या होता है, यूएनओ कब मनाते हैं? तो आपका 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये आगे जस्ट क्वेश्चन पूछा भी गया है, यूएनओ की स्थापना कब होती है? तो आपका 24 अक्टूबर 1945 को होती है। और यहाँ पर कहा जाता है कि 1945 में जो सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में विश्व के 50 देशों द्वारा संयुक्त चार्टर पर हस्ताक्षर किए गए थे। ओके। 1953 में संयुक्त राष्ट्र की महासभा का अध्यक्ष कौन चुना गया था? 1953 में कौन चुना गया था? विजय लक्ष्मी पंडित जी। इनको ध्यान रखना है 1953 में, इसलिए यहाँ पर देखो पूछा भी गया। भारत की विजय लक्ष्मी पंडित को 1953 में संयुक्त राष्ट्र की महासभा का अध्यक्ष चुना गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग महासभा में संयुक्त राष्ट्र के प्रत्येक सदस्य का प्रतिनिधित्व कर रहता है, इसी कारण इसे विश्व की लघु संसद भी कहते हैं। किसको? महासभा को। ठीक है, और फिर महासभा का नियमित सत्र प्रतिवर्ष सितंबर से दिसंबर माह के मध्य संचालित होता है। कल्याणकारी राज्य मूलतः संश्लेषण है, तो ये आपका होता है लिबर्टी और सोशलिज्म, यानी कि आपका हो जाता है उदारवादी और समाजवाद का आपका मूलतः संश्लेषण होता है। आधुनिक युग में राज्य के कार्यों से संबंधित नया सिद्धांत लोक कल्याणकारी सिद्धांत लोकप्रिय हुआ है। लोक कल्याणकारी राज्य से तात्पर्य उन राज्य से है जो जनता के कल्याण के लिए अधिक कार्य करता है। निश्चय ही ऐसा राज्य व्यक्तिवादी राज्य नहीं हो सकता। लोक कल्याणकारी राज्य का सिद्धांत व्यक्तिवाद और समाजवाद के मध्य समन्वय स्थापित करता है। अगला सवाल, कौन सा विधेयक जो 2013-14 में अंतिम क्षणों में भारत की संसद के समक्ष से वापस ले लिया गया था? तो कौन था? दागी विधायकों से संबंधित विधेयक वापस ले लिया गया था। ओ भैया, ठीक है, इसको तो यार लेना चाहिए था। ठीक है, किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने लोकतंत्र को जनता के लिए जनता द्वारा शासन कहा था? तो ये कौन था? अब्राहम लिंकन जी हो जाते हैं। सब बच्चे पे याद होगा सवाल। अब्राहम लिंकन जी ने कहा था। किसने कहा था? अब्राहम लिंकन जी ने, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे। लोकतंत्र जनता के लिए जनता द्वारा शासन ये है। अगला सवाल, संयुक्त राष्ट्र के 51 आरंभिक जो सदस्यों द्वारा 1945 में जो आपका संयुक्त राष्ट्र चार्टर कहाँ पर हस्ताक्षरित किया था? सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन हुआ था, वहाँ पर किया गया था। अभी जस्ट बात किया था हमने कि आपका यूएनओ के कितने अंग हो जाते हैं? 6 अंग हो जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा, जिसे लघु संसद भी कहते हैं, विश्व की सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, संयुक्त राष्ट्र न्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जिसका हेडक्वार्टर हेग में है, संयुक्त राष्ट्र सचिवालय। ठीक है, 6 अंग हो जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों के संबंध में कौन से कथन सही हैं? तो क्या है कि अब इनकी कुल संख्या 10 है, किंतु मूलतः यह संख्या 6 थी। हाँ, सही है। केवल 2 वर्ष की अवधि के लिए वे निर्वाचित होते हैं। हाँ, बिल्कुल होते हैं। दोनों पॉइंट आपके सही हो जाते हैं। अगला सवाल, अगला मतलब बात करते हैं सुरक्षा परिषद जो है संयुक्त राष्ट्र का अभिन्न अंग है और मूलतः सुरक्षा परिषद में 11 सदस्य शामिल थे, जिसमें 5 स्थायी सदस्य और 6 अस्थायी सदस्य होते थे। वर्तमान में सुरक्षा परिषद में कुल भाई साहब कितने हैं? 15 सदस्य होते हैं, जिनमें 5 स्थायी होते हैं और 10 आपके अस्थायी सदस्य होते हैं। अस्थायी सदस्य 2 वर्ष की अवधि के लिए चुने जाते हैं। 5 स्थायी सदस्य आपके यूके है, चीन है, फ्रांस है, रूस है, अमेरिका। भारत भी इसकी मांग करता है, कह रहे थे हमको भी यार शामिल करो। स्थायी सदस्यों को किसी मामले में वीटो करने की शक्ति होती है, मतलब कोई प्रस्ताव है अगर वीटो कर दिया तो वो रुक जाएगा।
ठीक है, अगला सवाल निम्नलिखित उद्धरण पर विचार कीजिए। अंदाज 26 जनवरी 1950 को हम अंतर्विरोधों से ग्रसित जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीति में हमारे पास समानता होनी होगी तथा सामाजिक और आर्थिक जीवन में हमारे पास असमानता होगी। निम्नलिखित नेताओं में ने या किसने कहा था? तो ये बी आर अम्बेडकर जी ने कहा था। ठीक है, किसने कहा था? अम्बेडकर जी ने कहा था। प्रस्तुत उद्धरण भीमराव अम्बेडकर जी का है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का मानना था कि राजनैतिक समानता या कानूनी समानता सामाजिक समानता के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में पहला कदम है। इस अवसर पर इसके साथ अवसरों की समानता देना भी महत्वपूर्ण है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान सभा में संविधान के प्रारूप को रखा और उन्हें अपनी तर्कसंगत तथा प्रभावशाली दलीलों के लिए जाना जाता है। उन्हें संविधान के पिता तथा आधुनिक मनु की संज्ञा दी जाती है। प्रवर्तन निदेशालय के जो आपका है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जिसे ईडी कहते हो, उस संबंध में कौन सा सही नहीं है? ठीक है, तो कह रहा है यह राजस्व विभाग वित्त मंत्रालय के अधीन विशेष वित्तीय अन्वेषण अभिकरण एजेंसी है। एकदम सही है। यह विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 का प्रवर्तन करता है। सही है। यह धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 का प्रवर्तन करता है। सही है। यह बेनामी संपत्ति समव्यवहार प्रतिषेध अधिनियम 1988 का प्रवर्तन है। यही गलत हो जाता है, यही गलत हो जाएगा। तो देखो प्रवर्तन निदेशालय वित्त मंत्रालय के अधीन एक जांच एजेंसी है, बिल्कुल पता होगा। एडीसी खूब आपने सुना होगा। प्रवर्तन निदेशालय के वैधानिक कार्य में निम्नलिखित अधिनियमों का प्रवर्तन शामिल है। धन शोधन निवारण अधिनियम 2002, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999, भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, ये दो जस्ट अभी आया था 2018 में, विजय माल्या वगैरह जब भाग गए थे। विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम 1973। फिर आपका आता है पोशा, ठीक है, विदेशी मुद्रा संरक्षण एवं तस्करी निवारण अधिनियम 1974। ठीक है, इतने इसी में आते हैं। अगला सवाल, गांधीवाद और मार्क्सवाद के बीच एक समान सहमति पाई जाती है, निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इनकी एक समान सहमति थी, एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राज्य विहीन समाज की भी बात करते थे, स्टेटलेस सोसाइटी की बात करते थे। महात्मा गांधी और मार्क्स विचारधारा दो विपरीत विचारधारा थी। जहां गांधी जी लोकतंत्र की भारत और दुनिया के लिए अनुकूल मानते थे और सत्य और अहिंसा के पक्षधर थे, वहीं मार्क्सवाद लोकतंत्र को पूंजीवाद से जोड़ता है। मार्क्सवाद विचारधारा ने कई देशों में हिंसक बीज बो दिए, लेकिन दोनों ने ही एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राज्य विहीन समाज की संकल्पना की। इसलिए गांधी और मार्क्सवाद को अराजकतावादी माना जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, विचार करते हैं। कह रहा है कि आधार मेटा डेटा को 3 महीने से अधिक संग्रहित नहीं रखा जा सकता। ये तो गलत है। राज्य निजी निगमों से आधार डेटा को साझा करने के लिए कोई अनुबंध नहीं कर सकता। गलत है ये भी। तो फिर सही क्या है? 2 और 4 सही है। ठीक है, दूसरा वाला तो सही है। ठीक है, आधार बीमा उत्पादों को प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है, ये नहीं कहा जा सकता है। आधार भारत की संचित निधि से हित लाभ प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है, तो ये भी आपका सही है। 2 और 4 सही हो जाते हैं। आधार मेटाडेटा जो 6 महीने से अधिक संग्रहित नहीं किया जा सकता, ध्यान रखना भाई साहब। बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के अनुसार बीमा उत्पादों को खरीदने के लिए आधार की अनिवार्यता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि आयकर दाखिल करने और पैन को आधार से लिंक करना जरूरी है। धारा 57 समाप्त कर दी गई है। इस प्रावधान के तहत मोबाइल कंपनी प्राइवेट सर्विसेज के पास वैधानिक पासपोर्ट था, जिससे वे पहचान के लिए आधार कार्ड मांग सकते थे। अगला सवाल कह रहा है कि आपका निम्नलिखित में से कौन गैर सरकारी सदस्य कौन था जो 24/8/1925 को केंद्रीय विधानसभा सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष स्पीकर निर्वाचित हुआ था? तो कौन था? आपको सबको पता है, विट्ठल भाई पटेल जी थे। विट्ठल भाई पटेल पहले गैर सरकारी सदस्य थे जो 24 अगस्त को केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। इनका अध्यक्ष चुना जाना स्वराज पार्टी की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई कौन थे? विट्ठल भाई पटेल थे।
उदार लोकतंत्र को परिभाषित करने के लिए अगर बात की जाती है, पढ़ने वाली विशेषताएं कौन सी हैं? पहला कह रहा है संवैधानिक सरकार, उदार लोकतंत्र। उदार लोकतंत्र जो है आपका संवैधानिक सरकार औपचारिक सामान्यता विधिक नियमों पर आधारित होती है। कह रहा है कि संवैधानिक सरकार औपचारिक सामान्यता विधिक नियमों पर आधारित होती है। सही है। नागरिक स्वतंत्रताओं और वैयक्तिक अधिकारों की प्रत्याभूति होती है। सही है। या राजनीतिक प्राधिकार को संभवतः असीमित शक्ति के साथ विनिहित करती है। ये गलत हो जाता है। तो आपका ओनली 1 और 2 आपका सही हो जाता है। लोकतंत्र की आधुनिक अवधारणा आधुनिक युग की परिस्थितियों की देन है। लगभग 16वीं सदी से विश्व के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक जीवन में ऐसे परिवर्तनों का सिलसिला शुरू हुआ है जिसमें मध्ययुगीन सामंती प्रणाली का हारा हुआ व्यक्ति या मनुष्य को सर्वत्र नई प्रतिष्ठा मिली है। उदार लोकतंत्र की विशेषताएं होती हैं: संवैधानिक सरकार, औपचारिक सामान्यता, विधिक नियमों पर आधारित होता है। नागरिक स्वतंत्रताओं, व्यक्तिगत अधिकारों की प्रत्याभूति होती है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर मैच कराना है। शायद कुछ बुक्स लिखी हैं तो सबको पता है। जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी है? जवाहरलाल नेहरू जी की है। रोजे 3 सितंबर आपका छागला जी की है, MC छागला। और फील ऑफ हिस्ट्री है, राम मनोहर लोहिया जी की है। स्कोप ऑफ हैप्पीनेस जो विजय लक्ष्मी पंडित जी की हो जाती है। विजय लक्ष्मी पंडित जो UN महासभा में पहली महिला जो आपके यहाँ पे नियुक्त की गई थी। तो विजय लक्ष्मी पंडित, स्कोप ऑफ हैप्पीनेस इनकी बुक का नाम है। ठीक है। द आइडिया ऑफ जस्टिस के लेखक कौन है? द आइडिया ऑफ जस्टिस हो जाता है अमृत सेन इसके लेखक हो जाते हैं। अगर बात करते हैं आइडिया ऑफ जस्टिस नामक पुस्तक के लेखक अमृत सेन है। इन्हें आपका 1998 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार, 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। द पॉलिटिकल फिलॉसफी ऑफ महात्मा गांधी के लेखक कौन है? द पॉलिटिकल फिलॉसफी ऑफ महात्मा गांधी के लेखक आपके GM धवन जी हो जाते हैं। GM धवन जी हो जाते हैं। जबकि पॉक्स गांधीयना द पॉलिटिकल फिलॉसफी ऑफ महात्मा गांधी के लेखक एंथोनी J पारेल जी हो जाते हैं। तो इनके कौन है? द पॉलिटिकल फिलॉसफी ऑफ महात्मा गांधी के लेखक है GN धवन जी हो जाते हैं। द नेहरू, मोतीलाल एंड जवाहरलाल नामक पुस्तक के लेखक कौन हो जाते हैं? तो ये हो जाते हैं BR नंदा जी हो जाएंगे, नंदा जी हो जाएंगे। सोशलिज्म एंड नेशनल रिवॉल्यूशन नामक पुस्तक के लेखक कौन हो जाते हैं? तो आपके नरेंद्र देव जी हो जाते हैं। नरेंद्र देव जी हो जाते हैं। पॉलिटिक्स इन इंडिया जो आपके रजनी कोठारी जी हो जाते हैं। रजनी कोठारी जी लेखक हो जाते हैं। भारत में संसद द्वारा बंधुआ मजदूरी को प्रतिबंधित करने वाला अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो हो जाता है 1976 में पारित किया गया था। देख रहे हो ये वेटेज, देख रहे हो कितनी बार पूछा गया है सवाल। तो बंधुआ मजदूरी अधिनियम 1976 में प्रेषित किया गया था। असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम कब आता है? तो असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 में आता है। 2008 में आता है, 2009 से प्रभावी होता है। भारत में संप्रभु कौन है? तो भारत में प्रभु आम ब्रह्मास्मि कौन है? जनता है। जनता जिसको चाहेगी उसको PM बनाएगी, नहीं तो उसको रोड पर ला देगी। वह सबसे प्रमुख कारण क्या है जिससे भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाता है? तो इसमें सीधा सीधा कहा जाता है राजनीति से धर्म को अलग रखा गया है। लेकिन अब तो ऐसा यार नहीं लगता है। ठीक है, C वाला उत्तर तो सही है, लेकिन क्या है भाई साहब, जो तो आप देख ही रहे हो, संविधान के अनुसार भारत का कोई अपना एक धर्म नहीं होगा। अतः राजनीति को धर्म से अलग रखा गया है। भारत में विभिन्न धर्मों एवं संप्रदायों के बीच सहिष्णुता और सामंजस्य स्थापित करने के लिए भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता को स्थान दिया गया। ओके भाई साहब, 42वें संविधान संशोधन द्वारा पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। लिखित संविधान की अवधारणा सर्वप्रथम कहाँ उत्पन्न हुई? तो लिखित संविधान की अवधारणा सर्वप्रथम अमेरिका में उत्पन्न हुई। लिखित संविधान की अवधारणा सर्वप्रथम अमेरिका में विकास हुआ इसका। और अमेरिकी संविधान
निर्मित एवं लिखित संविधान है संयुक्त राज्य अमेरिका के। संविधान में शासन के मूल सिद्धांत, शासन के विभिन्न अंगों के कार्यों, कार्य क्षेत्र, इच्छा, नागरिकों के अधिकार इत्यादि एक लेख पत्र में लिपिबद्ध है। इसमें समय समय पर जो संशोधन और परिवर्तन किए गए हैं वह संविधान के लिखित भाग माने जाते हैं। ओके। कठोर संविधान वह है जिसमें संशोधन जो होता है वो विशेष प्रक्रिया द्वारा होगा, वही कठोर संविधान कहा जाता है। भारत कैसा है? ना ही अधिक कठोर ना ही आपका अधिक लचीला, तो बीच का पोर्शन माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन यूनेस्को के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है? यूनेस्को के क्षेत्राधिकार में जलवायु परिवर्तन नहीं आता है, बाकी आपका शिक्षा आता है, संस्कृति आता है और साइंस आता है। एजुकेशन, कल्चर और साइंस ये चीज़ें आती हैं, ठीक है। जलवायु परिवर्तन के संबंध में यूनेस्को को कोई क्षेत्राधिकार नहीं है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन के संविधान को 1945 में संसद में अपनाया गया, जबकि यह वर्ष 1946 में लागू हुआ। यूनेस्को का प्रमुख क्षेत्राधिकार आपका एजुकेशन, साइंस और कल्चर और संचार के क्षेत्रों में अनुसंधान एवं प्रशिक्षण एवं विकास की सुविधा उपलब्ध कराना है। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान स्थित है, कहाँ पर स्थित है? तो भाई साहब दिल्ली में स्थित है। लगाओ सीधे उत्तर लगाओ, आप उत्तर लगा दो पहले। किस देश को कानून के शासन का परंपरागत घर माना जाता है? हो, ठीक है, ब्रिटेन ध्यान रखना भैया, ठीक है। ब्रिटेन को कानून के शासन का परंपरागत घर माना जाता है, ठीक है। एवी डाइशी ने 1885 अपने बुक द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में कानून के शासन की व्याख्या की है। किसने? डाइसी ने की है। कौन सी बुक है? द लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 के समय संयुक्त राष्ट्र के जिस महासचिव की भूमिका सराहनीय रही वे कौन थे? तो वो भैया यूथांत थे, ठीक है। यूथांत थे, ठीक है। 1961 से 71 तक इनका कार्यकाल रहा था। भारत की पूर्वी अवलोकन नीति का लक्ष्य क्या है? भारत की पूर्वी अवलोकन नीति का लक्ष्य क्या है? तो आसियान देशों के साथ घनिष्ठ संबंधों के लिए, आसियान देशों के साथ घनिष्ठ संबंधों के लिए इसे जाना जाता है। पूर्व नीति का शुभारंभ नरसिम्हा राव के द्वारा 1991 में किया गया था। वेल वेट डाइवोर्स से अभिप्राय क्या होता है? तो स्लोवाकिया का विघटन, ठीक है। सी वाला सही हो जाता है। भारतीय रियासतों के शासकों के विशेष अधिकारों और प्रीवी पर्सों की समाप्ति कब? ये जस्ट अभी नहीं पढ़ रहे थे। प्रीवी पर्सों मतलब उनको पैसा दिया जाता था, बोला जाता था कि आपको मिलता रहेगा, लेकिन खत्म कर दिया गया था 26वें संविधान संशोधन 1971 के माध्यम से इंदिरा गांधी के द्वारा खत्म कर दिया गया था, ठीक है। अगला सवाल क्या है? सवाल बोला जाए। हाँ, कह रहा है कि निम्नलिखित नागरिक अधिकार पत्र के मूल तत्व में कौन सम्मिलित नहीं है? कौन सम्मिलित भाई साहब नहीं है? तो देखो विभाग, ओ भाई कहाँ चले गए? भाईजान आ गए, ठीक है। विभाग अथवा अभिकरण द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं का वितरण किया गया। सेवाओं का लाभ उठाने के लिए विभिन्न विधियों को प्रचारित करना, ये भी किया गया। और क्या है भाई साहब? और किया गया है किसी लोक अभिलेख की अपेक्षा, ये भी की गई है। अभिकरण के कार्य के निरीक्षण एवं प्रावधान ये नहीं है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं। नागरिक अधिकार पत्र एक ऐसा दस्तावेज है जो किसी संगठन द्वारा अपने नागरिकों, ग्राहकों तक सेवाओं, सूचनाओं तथा शिकायत के निवारण आदि की व्यवस्थित पहुंच प्रदान करने का प्रयास करता है। नागरिक अधिकार पत्र में 6 मूल तत्व सम्मिलित किए गए जो निम्न है। विजन, मिशन, वक्तव्य, संगठन द्वारा किए गए कारोबार के ब्यौरे और ग्राहकों के ब्यौरे, प्रत्येक ग्राहक समूह को उपलब्ध कराई गई सेवाओं के ब्यौरे और शिकायत निवारण तंत्र उस तक पहुंच के लिए ब्यौरे, ग्राहकों से प्रत्याशाएं, ठीक है, ये सभी शामिल किए गए। दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लिए भारत का 6 सूत्री प्रस्ताव भारत के किस प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया था? तो अटल बिहारी वाजपेयी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लिए भारत का 6 सूत्री प्रस्ताव पूर्व अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा प्रस्तुत किया गया था।
पूर्व पीएम, ठीक है, सॉरी। इन देशों से संबंधों को मजबूत करने का प्रथम प्रयास 1991 में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने लुक ईस्ट पॉलिसी के माध्यम से किया था। इस प्रयास के परिणाम स्वरूप भारत 1996 में आसियान का एक संवाद भागीदार एवं वर्ष 2002 में शिखर स्तरीय वार्ताओं का भागीदार बना। भारत की नीति अब एक्ट ईस्ट पॉलिसी हो गई है और इसके तहत संस्कृति, वाणिज्य, कनेक्टिविटी और क्षमता निर्माण पर बल दिया जा रहा है। ओके भाई साहब, कह रहा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो कंपनी अधिनियम 2013, साझेदारी अधिनियम 1932, वस्तु विनिमय अधिनियम 1930, ये तो सभी के सभी सही है, लेकिन संविदा अधिनियम 1872 में आता है, इन्होंने लिखा 1870 में लिखा। चलिए फ्रेंड्स, अगला सवाल बात कर लेते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन भूमि रिकॉर्ड अधिकारी होता है? तो सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है, पटवारी होता है, जिसे लेखपाल भी कहा जाता है। पुराने अभिलेखों का रिकॉर्ड रजिस्ट्रार कानूनगो के पास रहता है। अगर ऐसा सवाल कहीं पूछता है तो आप बता देना। जो पुराने रिकॉर्ड्स जो होते हैं रजिस्ट्रार कानूनगो के पास में होते हैं। भारत के संदर्भ में नौकरशाही का संबंध कौन सा चरित्र उद्धरण करता है? तो ये होता है आपका लोक नीति को कार्यान्वित करने वाला आपका अभिकरण जो होता है उसे आपका कहा जाता है एजेंसी फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी। ठीक है, उसे आप क्या कहते हो? नौकरशाही कहा जाता है। सरकार की नीतियों को पूरा करने और लागू करने के लिए नौकरशाही जिम्मेदार है। बिल्कुल भाई, जो सरकार लागू करेगी वो नौकरशाही लोग उसको मतलब जो डीएम एसडीएम वगैरह होते हैं वो लोग को पूरा कराएंगे। राजनैतिक कार्यकारिणी केवल कार्यों का मार्गदर्शन, नियंत्रण और पर्यवेक्षण करती है। वेबर की नौकरशाही का सिद्धांत वर्तमान समय में भी भारतीय नौकरशाही के लिए महत्वपूर्ण है। नौकरशाही व्यवस्था में अनुशासन बना रहता है, जबकि योग्यता पर आधारित चयन और कार्यों का स्पष्ट विभाजन व्यक्तियों को कार्यान्मुख बनाता है। यह लोकतंत्र या लोक कल्याणकारी राज्य के लिए आवश्यक होता है। भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया था? तो ये कौन हो जाते हैं? जयप्रकाश नारायण जी हो जाते हैं। दल विहीन प्रजातंत्र राजनीतिक दलों से रहित और दुनिया भर में लोकप्रिय सरकार के पारंपरिक संस्थात्मक और अध्यक्षात्मक रूपों से रहित है। इस विचारधारा को आपका जयप्रकाश नारायण द्वारा प्रस्तावित किया गया था। अगर बात करते हैं यहाँ पर, इसमें क्या बोला इन्होंने? लोकप्रिय सरकार के पारंपरिक संस्थात्मक और अध्यक्षात्मक रूपों से रहित है। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है और विचार करके फिर आपसे पूछा क्या गया है उपरोक्त घटनाओं का सही कालानुक्रम क्या है। तो पहले से यहाँ पर देख लेते हैं। 1953 में ये एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया, तो ऐसे याद कर सकते हैं 1953 में एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया। बैंक ऑफ बंगाल और तथा अन्य दो प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास को मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की 1921 में स्थापना की गई। एडी गोरावाला समिति की सिफारिश पर 1 जुलाई, ओ भैया ठीक है, ध्यान रखना गोरावाला था। एडी गोरावाला समिति की सिफारिश पर 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक की सभी संपत्तियों तथा देनदारियों का अधिग्रहण करके स्टेट बैंक ने कार्य करना शुरू किया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकृत रूप है, देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक माना जाता है। 1957 में भारत के केरल राज्य में पहली बार कम्युनिस्ट पार्टी साम्यवादी दल की सरकार बनी। 1961 में पुलिस कार्रवाई के माध्यम से भारत में गोवा, दमन और द्वीप 3 क्षेत्रों को अधिग्रहित किया गया। 12वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के द्वारा इन्हें संघ शासित क्षेत्र के रूप में स्थापित किया गया। बाद में 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य बनाया गया।
तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो। कैसे याद कर सकते हो? गोवा, दमन द्वीप, गोवा, दमन और दीव 3 क्षेत्रों को अधिग्रहित किया गया था 1961 में पुलिस कार्रवाई के द्वारा किया गया था। ठीक है। 12वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के द्वारा इन्हें संघ शासित क्षेत्र के रूप में स्थापित किया गया। बाद में 1987 में आपका 62 में आपका यूटी बनाया गया और आपका 87 में स्टेट बनाया गया। चलिए अगली बात पढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? महिलाएं, दलित, निर्धन, अल्पसंख्यक समूह भारत में लोकतंत्र के सबसे बड़े दावेदार हैं। हाँ बिल्कुल है। भारत में लोकतंत्र अधिक आत्मसम्मान की कामना का वाहक बनकर उभरा है, तो ये भी आपका सही हो जाता है। लोकतंत्र अधिक आत्मसम्मान की कामना का वाहक बनकर उभरा है, तो दोनों पॉइंट आपके सही हो जाते हैं। सही से व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सरकार व व्यवस्था उस देश के प्रत्येक व्यक्ति द्वारा निर्धारित होती है। ऐसे लोग जो कमजोर हैं, कम हैं, उनके लिए लोकतंत्र एक वरदान की भांति है, क्योंकि इस व्यवस्था में सभी को अपने अधिकारों के प्रयोग एवं आगे बढ़ने की स्वतंत्रता होती है। ऐसी स्थिति में महिलाएं, दलित, निर्धन एवं अल्पसंख्यक देश में इसके सबसे बड़े दावेदार होते हैं। संविधानेतर अधिकार का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है वह शक्ति जो संविधान सम्मत नहीं है। पावर दैट इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल, उसे आपका संविधानेतर कहा जाता है। संविधानेतर कहा जाता है। संविधानेतर अधिकारों की श्रेणी में आता है। किसने सर्वप्रथम महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया था? तो ये था कौन भैया? न्यूजीलैंड था। 1893 में, जब 1892-93 में जब गांधी जी जाते हैं, समझो साउथ अफ्रीका, उस टाइम की बात है। न्यूजीलैंड में आपका न्यूजीलैंड में सर्वप्रथम महिलाओं को मताधिकार दिया गया। 2011 में सऊदी अरब ने महिलाओं को मताधिकार दिया। देखो भैया 11 में दिया है। ठीक है। अच्छा, सभी व्यक्ति पूर्णता और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत जाना जाता है। सभी व्यक्ति पूर्णता और समान रूप से मानव हैं, यह माना जाता है। सार्वभौमिकता यानी यूनिवर्सल जो आपका थ्योरी माना जाता है, सार्वभौमिकता का सिद्धांत माना जाता है। किसने जिलाधीश को संस्थागत करिश्मा कहा है? रजनी कोठारी जी ने कहा है। किसने? रजनी कोठारी जी ने जिलाधीश को संस्थागत करिश्मा कहा है। संस्थागत करिश्मा कहा है। और इन्होंने पॉलिटिक्स इन इंडिया, रजनी कोठारी की ही बुक है, कॉस्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स, रीथिंकिंग डेमोक्रेसी जैसी पुस्तकें भी लिखी हैं। फोर्थ एस्टेट, चतुर्थ स्तंभ क्या है? तो चतुर्थ स्तंभ प्रेस को माना जाता है। 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 लोकतंत्र में व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका 3 स्तंभ माने जाते हैं। प्रेस को चौथा स्तंभ माना जाता है। किस वर्ष में खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम प्रथम बार में लागू हुआ था? तो ये 1955 में लागू हुआ था। ऐसा कोई उत्तर आपका यहाँ पर दिया नहीं गया, तो आप 54 मान सकते हो। ठीक है। लेकिन ये प्योर इसका आंसर जो माना जाएगा 1 जून 1955 को लागू हुआ था। खाद्य में मिलावट अगर करते हो तो सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत कंपनियों द्वारा अपराध किए जाने की दशा में कौन उत्तरदायी होता है? तो ये आपका निर्देशक और प्रबंधक और सचिव, ये सभी पकड़ा जाते हैं, इसी में शामिल हो जाते हैं। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत कंपनियों द्वारा अपराध किए जाने की दशा में कंपनी के सचिव, प्रबंधन निर्देशक सभी आता है। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अधीन सभी अपराध हैं, सभी अपराध हैं, संज्ञेय अपराध हैं, संज्ञेय अपराध हो जाते हैं। ठीक है। और संज्ञेय अपराध माने जाते हैं। ए वाला उत्तर सही है। तो यहाँ पर बात करते हैं सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अधीन सभी अपराध संज्ञेय हैं। 1976 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 का नाम बदलकर सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 कर दिया गया। इस अधिनियम का विस्तार संपूर्ण भारत में किया गया। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम का विस्तार है तो संपूर्ण भारत में है। ठीक है। कहाँ पर भाई साहब है? संपूर्ण भारत में इसका अधिकार माना जाता है। अगला सवाल है, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन में हो जाता है। कहाँ पर? एमनेस्टी का आपका लंदन में हो जाता है। 1961 में इसकी स्थापना होती है। और ब्रिटिश वकील पीटर बेनेंसन ने की थी।
लंदन में इसका हेडक्वार्टर है। यह संस्था मानवाधिकार संरक्षण के लिए कार्य करती है। विश्व में किसी देश की प्रधानमंत्री बनने वाली प्रथम महिला, तो ये आपकी कौन थी? भंडार नायके, श्री मानो भंडार नायके। तो ये आपके कहाँ की बनी थी? श्रीलंका की प्रधानमंत्री बनने वाली पहली महिला थी और आपका 1960 में बनती हैं। 1966 में प्रधानमंत्री बनने वाली भारत की जो पहली महिला बनती हैं इंदिरा गांधी जी बनती हैं। और 1979 में प्रधानमंत्री बनने वाले मार्गरेट थैचर ब्रिटेन के। और 1988 में बनने वाले बेनजीर भुट्टो जो पाकिस्तान की पहली महिला बनी थी। बेनजीर अली भुट्टो जो बनी थी वो पाकिस्तान की 1988 में बनती है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थापित, इसका हेडक्वार्टर कहाँ? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर भाई साहब हेग में हो जाता है। देखो विविध वाला चैप्टर तो इसमें सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 1945 में द हेग नीदरलैंड में की गई थी। और आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 15 है। न्यायाधीशों का कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। वर्तमान में भारत के दलवीर भंडारी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है भाई साहब? 9 वर्ष का होता है। ठीक है। लोक वित्त सरकार के वित्तीय क्रियाकलापों का अध्ययन है। इसके अंतर्गत आते हैं, कौन नहीं आते हैं? गलत विकल्प पूछा गया। तो देखो इसमें सार्वजनिक खर्च का परीक्षण इसमें आता है, सार्वजनिक राजस्व आता है, वित्तीय प्रशासन आता है, व्यावसायिक बैंकों के कार्य निष्पादन ये नहीं आते हैं। ठीक है, डी वाला गलत हो जाता है, डी वाला गलत हो जाता है। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन आधिकारिक दस्तावेज भारत से संबंधित है? भारत से संबंधित है श्वेत पत्र। ठीक है, श्वेत पत्र आपका भारत से संबंधित है। नीली पुस्तिका और आपका पीत पुस्तिका, येलो पेपर, ग्रीन पेपर, ये सभी आपके नहीं संबंधित है। तो आपका देखो भारत से संबंधित है श्वेत पत्र। भारत की सरकारी रिपोर्ट तथ्यों सहित श्वेत पत्र में प्रकाशित की जाती है। ठीक है। ऑरेंज बुक है जो नीदरलैंड की सरकार की रिपोर्ट व आपका प्रकाशन है। येलो बुक फ्रांसीसी का है और ब्लू बुक आपका ब्रिटेन का है। ग्रे बुक बेल्जियम जापान की सरकार की रिपोर्ट है प्रकाशन। ग्रीन बुक इटली ईरान। और जॉइंट पेपर जो है दो या अधिक सरकारों का संयुक्त दस्तावेज होता है। कौन सा भारत के क्षेत्रवाद के उदय का कारण माना जा सकता है? तो आपका असंतुलित विकास, सांस्कृतिक पहचान खोने का भय, राजनैतिक वर्चस्व और उपयुक्त सभी उत्तर ये सही माना जाता है। क्षेत्रवाद फैलाने के अनेक कारण हो सकते हैं। ठीक है, कैसे? जैसे आपका आर्थिक शोषण, असंतुलित विकास, राजनीतिक प्रभुत्व, सांस्कृतिक अस्तित्व का खतरा और राजनीतिज्ञों के व्यक्तिगत हित। तो इस वजह से आपका क्या होता है? क्षेत्रवाद फैलने का खतरा होता है। लड़कियों के लिए भारत में विवाह की विधिक न्यूनतम आयु कितनी हो जाती है? 18 वर्ष हो जाती है। 18 वर्ष हो जाती है। 18 वर्ष हो जाती है। विशेष विवाह अधिनियम 1954 और बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत भारत में लड़कियों के विवाह के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष, लड़कों के लिए 21 वर्ष है। इससे कम आयु में विवाह करना कानूनन अपराध है। वर्तमान में भारत की लड़कियों और लड़कों की विवाह की आयु 21 वर्ष कर दिया गया। अब तो भैया सेम हो गया 21 वर्ष। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब की गई थी? तो 1965 में की गई थी। 1965 में सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की स्थापना 1 दिसंबर 1965 को की गई थी। पाकिस्तान द्वारा जब आपका अटैक हुआ था तो मतलब उस वजह से तब यहाँ पर किया गया था। भारत में किस प्रांत में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी? तो केरल में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी। 1957 के द्वितीय आम चुनाव में कांग्रेस को केरल और उड़ीसा की विधानसभा में हार का सामना करना पड़ा। यद्यपि उड़ीसा में जोड़ तोड़ से कांग्रेस सरकार बन गई, किंतु केरल में प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी, जिसके मुख्यमंत्री EMS नंबूदरीपाद बने थे। ओके। किस विद्वान ने स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों को भारत की दलीय व्यवस्था का एक दलीय प्रभुत्व वाली व्यवस्था के रूप में वर्णन किया? कहा किस विद्वान ने स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों को भारत की दलीय व्यवस्था का एक दलीय प्रभुत्व वाली इस व्यवस्था के रूप में वर्णन किया है? रजनी कोठारी जी ने। ठीक है, रजनी कोठारी जी ने जिलाधीश को आपका करिश्मा, संस्थागत करिश्मा कहा है। ठीक है। किसे एक दबाव समूह माना जा सकता है? किसे एक दबाव समूह माना जा सकता है?
दबाव समूह, तो मजदूर संघ के सदस्यों को दबाव समूह माना जा सकता है। जैसे लोकसभा के सदस्य नहीं, पंचायत के, मंत्रिमंडल के, ये कोई तो या नहीं, ठीक है। दबाव समूह सरकार के लोगों के मध्य कड़ी का काम करते हैं, सरकार और लोगों के मध्य कड़ी का काम करते हैं। इन समूहों द्वारा सरकार को जवाबदेही के मंच पर लाने का प्रयास किया जाता है। मजदूर संघ के सदस्य दबाव समूह की तरह कार्य करते हैं। विधि का नियम, सूचकांक, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? रूल ऑफ लॉ इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो विश्व न्याय परियोजना, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के द्वारा किया जाता है। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के द्वारा विधि ऑफ लॉ इंडेक्स के जारी किया जाता है। या सूचकांक सूचकांक देशों और अधिकार क्षेत्र में कानून पालन के नियमों पर आधारित है। या सूचकांक 8 कारकों, सरकारी शक्तियों का प्रतिबंध, भ्रष्टाचार की अनुपस्थिति, खुली सरकार, मौलिक अधिकार, आदेश और सुरक्षा, नियामक प्रवर्तन, न्यायिक, नागरिक न्याय और आपराधिक न्याय के आधार पर माना जाता है। वर्तमान में इस सूचकांक में समग्र रैंकिंग में 140 देशों में भारत का 77वां स्थान है। ग्रेनविल ऑस्टिन के अनुसार कौन सा भारतीय संविधान का अंतःकरण माना जाता है? ग्रेनविल ऑस्टिन जी ने जो आपका माना था किसको? प्रस्तावना, मौलिक अधिकार और डीपीएसपी, ठीक है। मौलिक कर्तव्य को वो नहीं माने थे, ठीक है। ग्रेनविल ऑस्टिन के अनुसार प्रस्तावना, मौलिक अधिकार राज्य की नीति के निर्देशक तत्व संविधान का अंतःकरण है। उनके अनुसार डीपीएसपी जो है वो आत्मा मान्य है। ग्रेनविल ऑस्टिन के अनुसार नीति निर्देशक सिद्धांतों का लक्ष्य सामाजिक क्रांति के उद्देश्यों की प्राप्ति है। इस क्रांति के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक परिस्थितियां उत्पन्न करके क्रांति को आगे बढ़ाना होता है। वित्तीय क्षेत्रक विधायी सुधार आयोग की हाल में प्रस्तुत रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ साथ निम्नलिखित पर चर्चा करना है, ठीक है। जो आपका वित्तीय क्षेत्रक विधायी सुधार आयोग की बात करते हैं, तो यहाँ से अगर बात की जाती है, तो इसमें अगर बात की जाती है भाई साहब, तो यहाँ पर 1 मिनट, तो कह रहा है कि सभी नियामकों का एक अधिकार प्राप्त बोर्ड होगा जिसके प्रत्येक सदस्य की भूमिका परिभाषित की गई है। बिल्कुल सही है। यह आयोग विनियामकों के न्यायिक पुनर्विलोकन की महत्वपूर्ण प्रक्रिया की परिकल्पना करता है। ये भी सही है। संहिता का प्रारूप कार्यकारी शक्तियों का उल्लेख नहीं करता, ये गलत है, ठीक है। तो 1 2 केवल सही हो जाता है। वित्तीय क्षेत्रक विधायी सुधार आयोग कमेटी का गठन 2011 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश BN श्रीकृष्णा की अध्यक्षता में की गई थी। इसके प्रस्ताव में भारत की प्रमुख नियामक संस्थाओं जैसे सेबी, इरडा, PFRDA, सेट, RBI, FMC को मर्ज कर एक विनियामक इकाई एकीकृत वित्तीय विलय एजेंसी के अधीन लाना है। जिससे निगरानी या नीति निर्माण में एकरूपता लाई जा सके। सभी नियामकों का एक बोर्ड होगा जिसके प्रत्येक सदस्य की भूमिका